नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। केंद्र सरकार की योजना 6 सॉर्टेड सीमेन से गायों का गर्भाधान, सिर्फ बाछी ही जनेगी गाय। ठंड के मौसम में जरूरी है मछलियों का आहार प्रबंधन। पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जी भी उगा सकते हैं किसान। किसान भाइयों, पशुधन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की एक बड़ी अच्छी योजना चल रही है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। इसमें गाय पालक किसानों को पशु के गर्भधारण के लिए एक ऐसा सीमेन, सेक सॉर्टेड सीमेन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे गाय सिर्फ बाछी ही जनेगी। ऐसे सीमेन का उत्पादन लागत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यह देश भर में किसानों को अनुदानित दर पर दिया जा रहा है, जिससे किसानों को एक ही सीमेन डोज के लिए सिर्फ 250 रुपये ही देने पड़ेंगे। 2 सीमेन डोज के बाद भी अगर गाय गर्भधारण नहीं कर पाती है तो इस योजना के तहत किसानों को 500 वापस कर दिए जाएंगे। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूध उत्पादों में वृद्धि करते हुए पशुपालकों की आय को बढ़ाने की यह बड़ी अच्छी योजना है। इस योजना से सड़कों पर लावारिस भटकते बछड़ों से भी निजात मिल जाएगी। मत्स्य पालक किसान भाइयों, मछलियों के लिए ठंड का मौसम थोड़ा कष्टकारक होता है, क्योंकि वातावरण में धूप की कमी के कारण तापमान भी कम होता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और मछलियों की हलचल भी कम हो जाती है। ऐसे में उनको दिए जाने वाला आहार की मात्रा लगभग आधी कर देनी चाहिए। खाद भी ठंड में बंद कर दे। बचा आहार तालाब में ही सड़ता है, जिससे ऑक्सीजन के लेवल में और भी कमी हो जाती है। खासकर फंगेसियस मछली के प्रबंधन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यह मछली ठंड में भी मर जाती है। किसान भाइयों, पॉली हाउस या संरक्षित खेती एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बाहरी वातावरण को नियंत्रित कर बेमौसमी सब्जियां भी सालों भर आसानी से उपजाई जा सकती हैं। यह तकनीक प्रतिकूल मौसम में खेती की बेहद प्रभावी तकनीक है। मौसम साथ नहीं दे रहा तो क्या हुआ? हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने प्रतिकूल मौसम में भी किसानों के कृषि कार्य को जारी रखने की तकनीक ढूंढ ली है। पॉली हाउस एक ऐसी ही तकनीक है। यही पॉली हाउस है जिसके भीतर हर प्रकार की सब्जी उगाई जा सकती है। ठंड के मौसम में भी गोभी वर्गीय सब्जियों के अलावा अन्य सब्जियों की खेती खुले वातावरण में संभव नहीं होती है, लेकिन इस पॉली हाउस में आप सब्जियों की अगेती खेती कर अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। देश में बहुत सारे किसान इस तकनीक से खेती कर हर प्रकार की सब्जियां उगाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप भी अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से पॉली हाउस तकनीक से खेती करने का प्रशिक्षण लें और एक कदम बढ़ाएं समृद्धि की ओर। किसान भाइयों, अगर आप मशरूम उत्पादन कर रहे हैं तो ओयस्टर मशरूम का उत्पादन करें। ओयस्टर मशरूम सालों भर उपजा सकते हैं। यह कम लागत और कम जगह में किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ओयस्टर मशरूम की खेती काफ़ी फायदेमंद होती है। किसान भाइयों, मशरूम का बटन प्रभेद उपजाना थोड़ा जटिल होता है, लेकिन ओयस्टर मशरूम आप घर के कमरे में भी आसानी से उपजा सकते हैं। हर वर्ष अप्रैल से जुलाई माह को छोड़कर आप सालों भर ओयस्टर मशरूम उपजा सकते हैं, क्योंकि मशरूम सालों भर खरीदा और खाया जाता है। ओयस्टर मशरूम लागत की तुलना में आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। खाद्यान्नों के ताज़ा भाव के लिए अब हम आपको लिए चलते हैं पटना के बाकरगंज अनाज मंडी। लोकल गेहूं 3000 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि बासमती चावल 9000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और कीजिए मौसम अनुकूल खेती। मौसम साफ रहेगा, दिन में अच्छी धूप निकलेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। किसान भाइयों को वर्तमान मौसम में
रबी प्याज की रोपाई की सलाह दी जाती है। वहीं पशुपालक किसान भाई पशुओं में बाहरी परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें ब्यूटोकस दवाएं खिलाएं। सुबह शाम पशुओं के खाने में 1 चम्मच नमक का मिश्रण अवश्य दें। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी की तमाम नई जानकारियां हासिल की। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम, लेकिन विराम के बाद बहुत कुछ है खास, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की वो ऐतिहासिक पहल है जिसके माध्यम से मौजूदा समय में 8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ये राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में हर साल किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती हैं, जिससे उनकी खेती संबंधी छोटी छोटी जरूरतें समय रहते पूरी होती हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। ये विश्व का सबसे बड़ा डीबीटी कार्यक्रम है जिसमें सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पीएम किसान योजना के निष्पादन की सराहना की है। सामान्य सेवा केंद्र, पीएम किसान पोर्टल और पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान इस योजना का लाभ लेते आ रहे हैं, जिससे किसान भाई बहन मोबाइल ओटीपी और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा अपना ई-केवाईसी करते थे। अब पीएम किसान ऐप पे किसानों के लिए और अधिक सुविधा बढ़ा दी गई है ताकि किसानों से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो। पीएम किसान ऐप का सबसे खास फीचर है फेस ऑथेंटिकेशन। इसमें अब फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा दी गई है। वृद्धावस्था में बढ़ती उम्र के साथ उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स हल्के होने लगते हैं, जिस कारण बुजुर्ग किसानों को ई-केवाईसी में परेशानी होती थी। वहीं कई किसानों के पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर न होने के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब पीएम किसान मोबाइल ऐप फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा न ओटीपी की झंझट, न फिंगरप्रिंट की परेशानी। किसान आसानी से खुद ही ई-केवाईसी कर सकते हैं और साथ ही अपने नजदीकी 10 अन्य किसान मित्रों की ई-केवाईसी करने में सहायता कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 2-3 मिनट के अंदर ही पूरी हो जाती है। ई-केवाईसी पीएम किसान योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, जिससे पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी रूप से धनराशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही पीएम किसान ऐप में हर जानकारी को सरल तरीके से उपलब्ध कराया गया है। ऐप में व्यक्तिगत डैशबोर्ड है जिसमें लैंड सीडिंग, बैंक खाते के साथ आधार लिंक करने और ई-केवाईसी स्टेटस से संबंधित सभी विवरण हैं। पैसे के भुगतान की स्थिति को भी आसानी से जाना जा सकता है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर और राज्य के नोडल अधिकारी से संपर्क संबंधित जानकारी भी उपलब्ध है, जिससे त्वरित सहायता सुनिश्चित की गई है। पीएम किसान ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये अपडेटेड मोबाइल ऐप पीएम किसान योजना की प्रक्रिया को आसान, सुलभ और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में ज्यादा मददगार साबित होगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करेगा कि दूरस्थ क्षेत्रों के हर पात्र किसान तक पीएम किसान कार्यक्रम का लाभ तकनीक के माध्यम से आसानी से पहुंचे और आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़े देश का किसान। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आलू की बुआई सितंबर माह से शुरू होकर दिसंबर तक की जाती है। आप में से ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने आलू की बुआई कर ली होगी, या फिर वैसे किसान जो आलू की बुआई करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे द्वारा दी जाने वाली आज की ये जानकारी बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आलू में सामयिक रोग एवं फसल प्रबंधन कैसे करें। तो आइए ये जानकारी हासिल करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी जी से। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
आलू की बुआई हो चुकी है, किसान ठंड शुरू हो चुका है। किसान भाइयों के सामने आलू के फसल में किस प्रकार से हम रोग का प्रबंधन करें और उसकी रोकथाम करें, इसके लिए जानकारी आवश्यक है। आज हमारे बीच आलू के रोग के रोकथाम के लिए कैसे प्रबंधन के लिए करें, इसकी जानकारी के लिए नालंदा कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर शशांक शेखर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आलू की खेती में लगने वाले रोग के रोकथाम के लिए क्या उपचार करते हैं। आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों ने आलू की बुआई कर ली है, इसका उर्वरक और खाद का प्रबंधन वो कैसे करेंगे? हम लोग आज जो आलू की जो फसल में सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि हम लोग कैसे उसमें जो न्यूट्रिएंट है, उसके खाद एवं उर्वरक है, उसका प्रबंधन कैसे करें। तो जैसे कि आप लोगों ने जो आलू लगा लिया है तो उसमें आप शुरुआत में 90 किलो नाइट्रोजन दिया होगा लगभग आपने, और 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास आपने दे दिया होगा आलू की फसल में। लेकिन अब जो आपको करना क्या है, जब हम पहली बार मिट्टी चढ़ाएंगे, जो मिट्टी चढ़ाने का कार्यक्रम है बहुत ही ज़रूरी है, तो मिट्टी चढ़ाते समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की जो मात्रा है प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों को आलू में देना है, ताकि वहाँ पे कंदों का जो कंद बनने हैं और जो पौधे की बढ़वार होनी है वो अच्छे से हो सके। साथ में किसान भाइयों को ये भी ध्यान देना है कि अगर आलू में किसी भी तरह के खाद देने के बाद भी किसी तरह से भी खाद के जो सिम्टम आते हैं कि कोई न्यूट्रिएंट की कमी के सिम्टम दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, तो वहाँ पे किसान भाइयों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की 19:19 वाला जो आता है उसको 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो जितने भी हैं प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर उनको छिड़काव कर देना है खड़ी फसल पर। और इसके अतिरिक्त आलू में जैसे कभी बोरान की कमी आती है, तो कभी कैल्शियम, कभी मोलिब्डेनम, जिंक, इन सब का, तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है खास करके सबसे ज़्यादा जो कमी देखी जाती है आलू में, बोरान की कमी से भी क्या हो जाता है, हलो हर्ट या ब्राउनिंग के सिम्टम दिखाई देते हैं उसके कंदों पर। तो बोरान का भी पड़ी छिड़काव किसान भाइयों को करना है। और भी अगर किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के सिम्टम दिखाई देते हैं तो किसान भाइयों को ज़रूर उसको अपनाना है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए आलू में अब रोग लगने की संभावना है या रहती है ठंड के मौसम में। तो उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय होंगे और कैसे पहचानेंगे कि आलू का जो पौधा है वो रोगग्रस्त हो गया है? जी बिल्कुल, आलू में जो है रोगों की समस्या बनी रहती है लगातार। तो किसान भाइयों को जो सबसे मुख्य जो आलू में समस्या आती है कि जब भी किसान भाई देखते हैं उसमें अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, 2 रोग ऐसे हैं जो आलू की सबसे बड़ी समस्या है। तो जैसा नाम से ही अगेती झुलसा, तो अब अगेती झुलसा का समय चल रहा है। तो अगेती झुलसा में क्या होता है कि पत्तियों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ही गोल गोल धब्बे दिखाई दें तो किसान भाइयों को एक जो मैंकोजेब दवा आती है, तो मैंकोजेब का 0.25% या 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उनको पत्तियों पर अच्छे से छिड़क देना है। और जो आलू की सबसे विकराल, सबसे प्रमुख समस्या है वो है पछेती झुलसा। पछेती झुलसा में होता क्या है कि इसकी शुरुआत तो पत्तियों पर अनियमित आकार के धब्बे बनने से शुरू होती है, और ये पूरे पौधे पे, उसके तनों पे और यहाँ तक कि उसके कंदों पर भी ये जो है ढेर सारे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे कि पौधे की पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती और जो कंद हैं वो भी खराब हो जाते हैं। और अंत में इसका प्रकोप इतना तेज होता है कि पूरा का पूरा पौधा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके जो पछेती झुलसा है उसमें किसान भाइयों को कुछ प्रिकॉशन, कुछ ध्यान देने की सावधानियां रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले किसान भाई क्या करें कि जब भी देखें रात में ठंड बहुत ज़्यादा पड़े, जिस रात में, और आसमान में बादल छाए रहें, तो ये उसके लिए है कि इस मौसम, ऐसे मौसम में, ऐसे इन्वायरमेंट में पछेती झुलसा आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर किसान भाई अगर देखे कि बादल है आसमान में और रात जो है वो ठंडी है, तो तुरंत उस पर मैंकोजेब जो है दवा
या रीडोमिल जो है उसका 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। और अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे किसान भाइयों को कि हाँ आलू के पत्तियों पर ये लक्षण दिख रहे हैं पछेती झुलसा के, अनियमित आकार के भूरे धब्बे, तो किसान भाई तुरंत जो है रीडोमिल का छिड़काव कर दे 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर। और निश्चित तौर पर अगर इसमें थोड़ा भी देरी की जाती है इस रोग में तो ये बहुत व्यापक पैमाने पर हो सकता है, इसलिए थोड़ा भी देरी नहीं करनी है। और प्रिकॉशनरी स्प्रे जो मैंने बताया है कि अगर मौसम उसके अनुकूल है उस रोग के लिए तो तुरंत जो है छिड़काव करना है। तो ये 2 समस्याएं जो अगर किसान भाई इससे निपटारा पा लेंगे तो निश्चित तौर पर आलू का उत्पादन वो बढ़ा सकते हैं। आलू में मिट्टी चढ़ाना क्यों आवश्यक है और इसकी शुरुआत कब की जाए? जी, आलू में मिट्टी चढ़ाना अति आवश्यक कार्यक्रम है क्योंकि यह एक तना है जो कि कंद रूप में होता है। तो अगर हम इसके अच्छे से मिट्टी नहीं चढ़ाते तो इसके जो आलू के कंद हैं वो देखते हैं आप लोग कि बाज़ार में भी आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि कंद जो है वो हरे हो जाते हैं। तो होता क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है और उसमें सोलेनिन नामक जो है ग्लाइकोएल्कलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। तो किसान भाई जो है मिट्टी चढ़ाना अति आवश्यक है। मिट्टी चढ़ाने का जैसे कि देखते हैं कि ज़्यादातर किसान भाई आज बिहार राज्य में पोटैटो प्लांटर से बुआई कर रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि जब कंद बनने का समय हो, जब कंदों का आकार बहुत छोटा हो, उसी समय ही मिट्टी चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। लगभग ये 35 से 40 दिन के बाद शुरू कर देना चाहिए और सारे कंद मिट्टी से पूर्ण रूप से ढके रहें। अगर कोई भी कंद सूर्य के प्रकाश के सीधे प्रकाश में आएगा तो वहाँ पर वह हरा हो जाएगा। तो किसान भाई जो है जब आलू के कंद बनना शुरू हो तो उस पर मिट्टी चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर दें। इस तरह से वो आलू के कंदों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। आलू की खुदाई करते समय किस बात का ध्यान रखें? किसान भाई आलू की खुदाई करते समय सबसे प्रमुख बात है कि आलू की खुदाई से 15 से 20 दिन पूर्व ही उसके जो हाल्म होते हैं या जो इसके लताएं या जो तने हैं उसको ज़मीन की सतह से काट देना चाहिए। इससे क्या होता है कि कंद जो है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसकी भंडारण क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये ज़रूर करना चाहिए कि उसकी लताओं को काट देना चाहिए। और ख़ास करके लताओं को काटने का, अगर आलू के बीज का उत्पादन किया जा रहा है किसी भी किसान भाई के द्वारा, तो ज़रूर से इसको काटना है। इससे क्या होता है कंदों की जो उसकी स्किन है उसकी गुणवत्ता जो है अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को आलू की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि आलू में सामयिक रोग एवं फसल प्रबंधन कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। कैल्शियम, फास्फोरस और पोषक तत्व से भरपूर दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। इसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन दूध दोहन के क्या सिद्धांत हैं और दूध उत्पादन के क्या महत्व है, इस विषय में आज हम जानकारी हासिल करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दीप नारायण सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते होंगे। तो पशुपालन ज़्यादातर हम लोग दूध उत्पादन के लिए करते हैं ताकि हम उससे कुछ अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। तो दूध उत्पादन के भी कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए यह सिद्धांत अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दूध उत्पादन के क्या ऐसे सिद्धांत हैं जिसको अपनाकर आप न सिर्फ स्वच्छ दूध उत्पादन कर सकते हैं बल्कि अपने पशुओं के थन को और पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सह आचार्य सह वैज्ञानिक डॉक्टर दीपेंद्र नारायण सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो दूध उत्पादन का सिद्धांत होता है वो क्या है? क्या सिद्धांत अपनाए हमारे किसान भाई ताकि उनका न सिर्फ अच्छा पशु का स्वास्थ्य बरकरार रहे बल्कि दूध भी स्वस्थ उत्पादन हो? सबसे पहले तो दूध दोहन का जो सिद्धांत है यदि हमारे पशुपालक भाई अपनाएंगे तो निसंदेह जो है पशुओं में जो थन में होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे थनैला है या जो किसी प्रकार का जो है थन से खून आना, तो इस तरह की समस्याओं से निजात पाने में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण काफ़ी लाभ मिलेगा और जो पशुपालक भाई हैं वो हमारे जो है काफ़ी लाभान्वित होंगे। सामान्यतया
क्या होता है, पशुपालक भाई जो है जैसे ही गाय या भैंस बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद जो है हम इंतज़ार करने लगते हैं कि जो है उसका जेर गिरे, उसके बाद ही हम अपना जो नवजात बच्चा है उसको जो है कोलेस्ट्रम पिलाने के लिए जो है ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह अपने पशुपालक भाइयों को बताना चाहिए कि जैसे ही जो है गाय या भैंस बच्चा देती है तो 10 मिनट के अंदर ही उसका जो पिछला भाग है और अयन का जो पोर्शन है थन, उसको जो है लाल दवा से जो है पानी में लाल दवा डालें, जिसको कि पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, उससे भली भांति साफ़ कर लेना चाहिए। कारण ये है कि जैसे ही गाय या भैंस बच्चा देती है थन के छिद्र खुल जाते हैं और जो रक्तस्राव होता है, जिसको कि हम जो नाभि के द्वारा जो है बच्चे को, नवजात बच्चे को जो रक्त का प्रवाह मिलता है, पोषण प्रदान किया जाता है, तो उससे कुछ रक्त का स्राव भी होता है। तो जैसा कि विदित है कि खून में जो है ग्लूकोज की मात्रा होती है जो कि मीठा होता है, और मीठे होने के कारण जो है वातावरण में जो उपस्थित करोड़ों खरबों की संख्या में जो असंख्य जो जीवाणु कीटाणु हैं वह थन की तरफ आकृष्ट होंगे और थन के अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं, जिससे कि थनैला बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले तो हमें थन को और जो अयन है उसको भली भांति जो है साफ़ कर लेना है पोटेशियम परमैंगनेट से। उसके बाद जो है बच्चे को हम जो है कोलेस्ट्रम पिलाएंगे, और उसके बाद जो है जब भी हम दूध दोहन करें तो सबसे पहले तो हमें यह करना है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद थन को जो है गुनगुने पानी से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद जो है सूखी कॉटन की तौलिया हो उससे जो है साफ़ कर लें, और उसके बाद ही जो है दूध दोहन करें। हमेशा जो दूध दोहन है हमेशा शुष्क अवस्था में करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि दूध दोहन हमेशा शुष्क अवस्था में करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मान्यता है गांव में या जानकारी की कमी के कारण कहें तो सभी लोग दूध जैसे पहनाते हैं गाय को बछड़ा से या हाथ से, तो पानी से धोकर उसके बाद उसमें घी लगाते हैं, और उसके बाद कभी कभी फेन ही लगाते हैं, कड़वा तेल, सरसों का तेल कुछ लगा के ही दूध दूते हैं। तो यह कितना सही है? इससे क्या नुकसान हो सकता है? ऐसा है कि इसमें जो दूध दोहन की विधि है मुख्य रूप से दो तरह की होती है। एक हस्त विधि से होता है, दूसरा मशीन विधि से होता है। हस्त विधि में जो है 3 प्रमुख विधियां होती हैं। एक जो है चुटकी विधि का प्रयोग होता है, जिसमें कि केवल 2 उंगलियों का प्रयोग होता है, और दूसरा जो है अंगूठा विधि कहते हैं इसको, जिसमें कि अंगूठा मोड़ के जो है दूध दोहन किया जाता है, और तीसरा जो है पूर्ण हस्त विधि होती है, जिसमें कि जो है पूरे जो 5 उंगलियों का प्रयोग होता है, और यह विधि सर्वोत्तम होती है। लेकिन जो पशुपालक भाई हैं, जब पहली बार गाय या भैंस बच्चा देती है तो उसके जो थन की साइज़ है काफ़ी छोटी होती है। तो छोटे होने की वजह से जो है उसका जो दुग्ध दोहन है चुटकी विधि से करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चुटकी विधि जो दुहान की प्रक्रिया है हमेशा शुष्क अवस्था में करना चाहिए, लेकिन इसमें जब थन को हम जो है चुटकी विधि से निकालते हैं दूध, तो इसमें क्या चिकनाई बढ़ाने के लिए बहुत से लोग जो है दूध की क्रीम, जो दूध का फेन है उसको लगाते हैं या दूध लगाते हैं, जिससे कि चिकनाई बढ़े और दूध बड़े आसानी से निकले। तो मैंने पहले भी बताया दूध और खून दोनों मीठा होता है, क्योंकि दूध में लैक्टोज शुगर होती है और ब्लड में जो खून है उसमें ग्लूकोज होता है। तो दोनों मीठा होता है। तो मीठा होने की वजह से जो वातावरण के कीटाणु जीवाणु हैं वो थन के अंदर प्रविष्ट कर जाएंगे, और फिर वही सेम समस्या का जो है सामना करना पड़ेगा। तो जैसा अभी आपने बताया कि तेल का प्रयोग करते हैं, तो तेल या घी का प्रयोग भी लोग करते हैं। तो तेल में क्या है कि तेल लगाने से दिक्कत है, जैसे सामान्यतया जो है सरसों का तेल लोग प्रयोग करते हैं, तो सरसों के तेल में जानते हैं कि इसको कड़वा तेल के नाम से भी कहते हैं। तो इसमें जो है एक थोड़ा सा अजीब सी स्मेल भी आती है। तो यदि उस तेल लगा के यदि आप दुग्ध दोहन कर रहे हैं तो उससे क्या है, उसकी जो गंध है उस दूध में जो है सेटल डाउन हो जाएगी, आ जाएगी। तो यदि आप अपने खुद के उपभोग के लिए यदि उस दूध का प्रयोग कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं आपको, क्योंकि पता है कि उससे जो गंध आ रही है, टिपिकल जो गंध आ रही है वह सरसों के तेल की वजह से आ रही है। लेकिन यदि आप बाहर यदि उसको मार्केटिंग करेंगे तो उसमें क्या है, लोगों को ये लगेगा यह तो जो है वो है आर्टिफिशियल मिल्क है या सिंथेटिक मिल्क है, नकली दूध है। तो इससे बचने के लिए आप जो है घी का प्रयोग करें, या इस समय जो है वैसलीन
पेट्रोलियम जेली जो है मार्केट में उपलब्ध है, जिसका कि प्रयोग हम लोग करते हैं, उसका यदि आप प्रयोग करेंगे या शुद्ध घी का प्रयोग करेंगे तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो जो है थन फटेगा नहीं, और दूसरा क्या है, चिकनाई भी बनी रहेगी, और वैसलीन या घी में जो है ग्लूकोज की मात्रा या मिठास की मात्रा नहीं होती, तो इस तरह के संक्रमण होने की जो संभावना है एकदम जो है नगण्य होगी। डॉक्टर साहब, स्वस्थ दूध उत्पादन के और क्या क्या सिद्धांतों का पालन हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए ताकि उनका दूध उत्पादन बेहतर हो सके? दूध दोहन में कम से कम जो है 5 से 7 मिनट के अंदर जो है हम सारा दूध निकाल लेना चाहिए, और दूध निकालने के बाद करीब आधे घंटे तक जो है पशु को बैठने न दें। और साथ ही साथ जो है, क्योंकि इसलिए बैठने नहीं देते हैं क्योंकि थन के छिद्र खुले होते हैं आधे घंटे तक, तो सामान्यतया जहाँ गाय या भैंस जो है हम दूध निकालते हैं, देखा होगा आपने, जो है पेशाब भी करती है, थोड़ा सा गोबर भी करती है, तो जैसे ही बैठेगी थन के छिद्र खुले होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वही कीटाणु जीवाणु थन के अंदर प्रविष्ट कर जाएंगे और थनैला होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने कितनी विस्तार से और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी स्वस्थ दूध उत्पादन के सिद्धांत के बारे में। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हासिल की। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि की और जानकारियां लेकर हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।